हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा है आज की इस वीडियो में वो है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। क्लियरली आपके सिलेबस में ये मेंशन्ड है टॉपिक, तो बहुत अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर करके जाना है। मैं इस वीडियो में बिल्कुल स्क्रैच से एकदम बेसिक से बताऊंगा मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा बेसिक्स ब्लैक मनी टॉपिक के बारे में भी बताऊंगा। हम डिस्कस करेंगे मनी लॉन्ड्रिंग और ब्लैक मनी डिफरेंट भी कैसे हैं। लेकिन उससे पहले स्टिल लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस जो पहले आ चुके हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक पर। दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। 2013 में तो डायरेक्टली पूछा था कि मनी लॉन्ड्रिंग पोजेस करता है, मतलब एक तरीके का सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट हमारी कंट्री के रिस्पेक्ट में, और इकोनॉमिक सोवेरेनिटी को लेकर के ये क्वेश्चन मार्क में लेकर आता है हमें। तो सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए और इसके स्टेप्स क्या होने चाहिए कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। डायरेक्ट क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन। मनी लॉन्ड्रिंग को पहले एक्सप्लेन करना था, कैसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हमारी कंट्री में क्रिएट कर सकता है वो बताना था। इसमें सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इंडिया में इस पर इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, आई वुड से नेगेटिव इम्पैक्ट्स इसके बताने थे, और उसके बाद आपको स्टेप्स टेकन लिखने थे। तो इस तरीके से अपने आंसर को कंक्लूड करना था। अच्छा क्वेश्चन था ये, लेकिन डायरेक्ट था। 2018 में लेकिन डायरेक्टली नहीं पूछा है, इनडायरेक्टली पूछा है। देखिए कैसे, ये आपको स्टेटमेंट देता है और स्टेटमेंट में बोलता है कि इंडिया जो है एक क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स के बीच में। हमने गोल्डन ट्राइंगल और गोल्डन क्रेसेंट अच्छे से समझ लिया है। पहले की वीडियोस में मैं आपको ऑर्गेनाइज क्राइम के बारे में भी बता चुका हूं। तो एक्चुअली में ये क्वेश्चन देखा जाए तो ऑर्गेनाइज क्राइम से रिलेटेड है, लेकिन आगे जो क्वेश्चन है वो क्या बताता है आपको कि लिंकेज पूछ रहा है बिटवीन ड्रग ट्रैफिकिंग, ये पहला पॉइंट हो गया। अदर इलिसिट एक्टिविटीज में उसने गन रनिंग, आर्म्स ट्रेडिंग के बारे में, ये सेकंड पॉइंट। और देखो मनी लॉन्ड्रिंग लिख दिया यहां पर, तीसरा पॉइंट मनी लॉन्ड्रिंग और एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इनके रिस्पेक्ट में लिंकेज पूछ रहा है। तो ऑर्गेनाइज क्राइम का लिंकेज एक तरीके से इन एक्टिविटीज के रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग क्योंकि यहां लिख दिया गया है तो आपको मेंशन तो करना पड़ेगा कि दो तीन बातें मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड कैसे वो एसोसिएटेड है ऑर्गेनाइज क्राइम से। अल्टीमेटली जब काउंटर मेजर्स उसने सेकेंड पार्ट में पूछा है, देखो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है, इसमें बोलता है काउंटर मेजर्स शुड बी टेकन। तो इसमें एक पॉइंट मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे काउंटर करना है तब भी आपको ये पॉइंट लिखना होगा। तो अगर इस टॉपिक को आप समझ रहे हैं कि सर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो फिर मेरा तो पढ़ना ही बेकार हो गया, क्यों समझूं इस टॉपिक को। स्टूडेंट्स, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन किसी आंसर में इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट में अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के टॉपिक को नहीं लिखते हैं तो एक मार्क आप लूज कर सकते हैं। यू शुड मेंशन अबाउट मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि अपने आप में ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। क्लियर? तो ये तो हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पहले तो बेसिक्स में मैंने आपको जैसे बताया ब्लैक मनी और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में मैं डिफरेंसेस आपको पहले पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि मनी लॉन्ड्रिंग के स्टेजेस क्या होते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग होता ही कैसे है। मैं ये सिखा नहीं रहा हूं आपको कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग करना आ जाए, हम इसको सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली अपने सिलेबस के रिस्पेक्ट में और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में समझेंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए समझना है। इसका मतलब ये नहीं कि मनी लॉन्ड्रिंग करना सीखना है। वेरियस टेक्निक कौन कौन सी होती हैं जिससे मनी लॉन्ड्रिंग किया जाता है और उसके इफेक्ट और इम्पैक्ट जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं उसमें पूछा गया है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्पेक्ट में दो अभी तक डायरेक्टली ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन उसका इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक तो पूछा ही था, इकोनॉमिक सोवेरेनिटी के बारे में, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट, पॉलिटिकल इफेक्ट, सोसाइटी पर उसका इफेक्ट और इंडिया की सिक्योरिटी पर उसका इफेक्ट। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स में मैं इसको डिवाइड करके उसके इम्पैक्ट को पढ़ाऊंगा। फिर हम देखेंगे कि चैलेंजेस की जो हो रहे हैं कि हम मनी लॉन्ड्रिंग को टैकल क्यों नहीं कर पा रहे, कोई तो कारण होगा ना। तो अपने आप में एक टॉपिक जो आपको पता है करप्शन, ये तो एक रीजन है ही कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। करप्शन हर रिस्पेक्ट में, गवर्नमेंट ऑफिशियल, पॉलिटिकल पावर जिसके पास है वहां पर भी हो रहा है, तभी तो ये प्रॉब्लम दिख रही है हमको। क्लियर? फिर ये जो पर्टिकुलर पार्ट है, इस पार्ट को हम बोलेंगे कि ये काउंटर मेजर्स के बारे में है।
जो हर बार आपसे पूछा जाता है कि भाई कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, ये चीज तो आपसे पूछी ही जाएगी, फॉर ग्रांटेड है। अगर डायरेक्टली नहीं पूछी गई तब भी आपको कंक्लूजन में या वे फॉरवर्ड में ये बातें लिखनी ही है। तो फ्रेमवर्क क्या है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, इसमें मैं आपको एक्ट के बारे में भी 2-3 बातें बताऊंगा, जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है हमारा, और इंडियन इंस्टीट्यूशंस, कौन से इंडियन इंस्टीट्यूशंस हैं और उनका मैंडेट क्या है, किस तरीके से वो काम करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम को कर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर फोकस करेंगे। साथ ही साथ इंटरनेशनल, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बारे में बात नहीं करूंगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी बारे में थोड़ा सा समझेंगे। एंड लास्ट में एक टॉपिक है जो यूनिक टॉपिक, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ये प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चन भी बन सकता है इस पे, और मेंस स्पेसिफिक भी आप इसको लिखकर आते ही हैं, डायरेक्टली नहीं पूछा जाए तब भी आपको लिखना ही है, क्योंकि FATF एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक ऐसी टास्क फोर्स है, टास्क फोर्स जो मनी लॉन्ड्रिंग को कर्ब करने के लिए ही कंट्रीज ने मिलकर के बनाई है। फिर अगर अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग को हम सेपरेट ऑफेंस देखते हैं तो उसमें क्या क्या बातें हो सकती हैं, तो इस तरीके से एक ओवरऑल होलिस्टिक लेवल पर अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, राइट? देखो जनरल समझते हैं, फिर मैं डेफिनेशन लिखवा दूंगा। सबसे पहले एक वर्ड को समझो, लॉन्ड्रिंग वर्ड को, कि लॉन्ड्रिंग वर्ड का क्या मतलब है। मनी तो आपको पता है, लॉन्ड्रिंग वर्ड का क्या मतलब है स्टूडेंट्स? लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है धुलाई करना, है ना। जैसे आप क्लोथ्स को लॉन्ड्रिंग के लिए देते हैं, तो आपके क्लोथ्स जब डर्टी होते हैं तो वो लॉन्ड्रिंग होने के बाद क्या हो जाते हैं, क्लीन हो जाते हैं। ऐसे ही मनी अगर आपका कहा जा रहा है कि डर्टी मनी है, तो क्या टर्म निकल के आया, डर्टी मनी। तो इससे क्या मतलब है, डर्टी मनी वो पैसा है जिस पैसे को गलत तरीके से कमाया गया है। क्लियर? तो डर्टी मनी कौन सा पैसा है, जो गलत तरीके से, इलीगल एक्टिविटीज से कमाया गया है। ये इलीगल एक्टिविटीज कौन सी हैं, जिसके एग्जांपल हमने पीछे भी देखे, भाई ड्रग्स की ट्रैफिकिंग हो रही है तो वो इलीगल तरीका है पैसा कमाने का। प्रोस्टिट्यूशन, राइट? देन पैसे को गलत तरीके से कमाने का एक तरीका हवाला भी है। हवाला मैंने आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है कि इधर से इधर जब पैसे को ट्रांसफर करते हैं तो कुछ लोग उसमें बीच में कमीशन ले लेते हैं, एक तरीका भी है मनी लॉन्ड्रिंग का ये। इनफैक्ट लोग आर्म्स की ट्रेडिंग करते हैं, लोग फ्लोरा एंड फौना एनिमल्स की ट्रेडिंग करते हैं, फ्लैश ट्रेड मैंने आपको बता ही दिया। अब XYZ ऐसे बहुत से तरीके हैं, इलीगल तरीके जिससे पैसा कमाया जा रहा है। ये जो इलीगल तरीका है पैसा कमाने का, ये पैसा जब इकट्ठा हो गया तो ये कैसा पैसा है, डर्टी मनी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रोसेस है। जैसे लॉन्ड्रिंग में हम क्या करते हैं, क्लोथ्स को क्लीन करते हैं, ऐसे ही अब इस डर्टी मनी को क्लीन करने की कोशिश हो रही है। मतलब अगर मनी हमारा गलत तरीके से कमाया गया है तो अब वो क्लीन हो जाए, और क्लीन होने का मतलब है कि अब वो लेजिटिमेट सोर्स से आया हुआ लगे। तो ये कैसी सोर्सेज है, ये इलेजिटिमेट सोर्सेज हैं, गलत तरीके से पैसा कमाया गया, लेकिन हम उसको फाइनेंशियल सिस्टम में इस तरीके से इंट्रोड्यूस करें कि अब हमें वो पैसा कैसा दिख रहा है, हमें वो पैसा लेजिटिमेट एक लीगल सोर्स से आया हुआ पैसा लग रहा है। इसे हम कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो सर एक टर्म होता है जिसे हम कहते हैं ब्लैक मनी, उसका क्या मतलब है ये भी बता दीजिए। बिल्कुल, ब्लैक मनी जिसे आप हिंदी में काला धन के नाम से जानते हैं, तो वही सरकार आती है कहती है कि काला धन वापस आएगा इंडिया में, जो है सबके पैसों अकाउंट में पैसे डल जाएंगे। अब पैसे तो डले नहीं है, लेकिन काला धन एक शब्द है जो बहुत पॉपुलर हुआ है कुछ समय में। तो काला धन, डर्टी मनी, ब्लैक मनी, ऐसे टर्म्स आपने जरूर सुने हैं। तो ब्लैक मनी जो है ये वो मनी है जिस मनी पर गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला है। तो जब टैक्स का इवेजन होगा
तो वो मनी पर अगर गवर्नमेंट को, सरकार को टैक्स ना दिया जाए और उस पैसे को छुपा लिया जाए तो वो पैसा कैसा है? ब्लैक मनी है। ये ब्लैक मनी जो है एक ऐसा मनी जिसे बोला जा रहा है कि हो सकता है लेजिटिमेट सोर्स से कमाया गया हो या वो इलीगल एक्टिविटी से कमाया गया हो, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि गवर्नमेंट के ऊपर जो, गवर्नमेंट को जो टैक्स मिलना चाहिए था पैसे पर, वो नहीं मिला। मतलब हो सकता है, मान लीजिए कि एक आदमी रेस्टोरेंट चला रहा है अपना, क्लियर, अब उसकी रोज की जो सेल है वो 1 लाख रुपीज है, बढ़िया रेस्टोरेंट चल रहा है एकदम, हो सकता है भाई कमा रहा हो इतना पैसे, मे बी यू ऑल्सो डू इट समडे। एनीवेज, अब ये जो इतने पैसे कमा रहा है रोज के, तो ये इसका टैक्स भी हैवी बनेगा भाई, 30 दिन के तो 30 लाख रुपए कमा लिए इसने। अब गवर्नमेंट को इसको टैक्स देना चाहिए, लेकिन इसने क्या काम किया? इसने टैक्स को बचा लिया। अब इसने टैक्स को बचाने के लिए अपनी जो रिटर्न फाइल करी, जो इनकम दिखाई, जो पर्टिकुलर जो वो दिखाए कि अपने जो एक्सपेंडिचर्स हैं, प्रॉफिट है, वो सब में गड़बड़ कर दी। अब इसके अकाउंटेंट ने ये सारी गड़बड़ कर दी, रेस्टोरेंट के ओनर ने बोला कि ये सब गड़बड़ करनी है और सरकार को दिखाना है कि हमारा तो प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, हम तो नुकसान में और सरकार को पैसे नहीं देने, तो टैक्स नहीं मिला ना पैसे पर सरकार को, तो ये कैसा मनी हो जाएगा फिर? अब ब्लैक मनी हो जाएगा। समझ में आया? इस पैसे को फिर वो क्या करेगा सर? इस पैसे को वो क्या कर सकता है? इस पैसे से वो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर लग्जरी आइटम खरीद के अपने घर में रख ले, गोल्ड खरीद के बैठ जाए अपने घर में, फिर छापा पड़ेगा पुलिस का, पता लगेगा घर में गद्दों के नीचे जो है बड़े बड़े गोल्ड के पीसेस रखे हुए हैं ना, ज्वेलरी रखी हुई है। इस पैसे को उठा करके वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के बैंक में जाकर के पैसे को डिपॉजिट कर दे, और बैंक में फिर क्या बोलेंगे हम, बाहर की कंट्री में जो है खाता है, अकाउंट है, और वहाँ पर देखो कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो हमें काले धन को वापस लाना है जो सरकार बोलती है। तो कैसे पहुंचा वो बाहर? वो पहुंचा ऐसे कि जिन लोगों ने सरकार को पैसा नहीं दिया, उस पैसे को उन्होंने जाकर के फॉरेन कंट्री में किसी बैंक में जाकर अकाउंट खोल करके डिपॉजिट कर दिया। अब कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनके सीक्रेसी होती है, मतलब वो जो है हमारी कंट्री के साथ क्या है, सीक्रेट है इंफॉर्मेशन को शेयर करने में, और वो बहुत ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते। तो फिर हमारी सरकार जब जाती है, कहती है भाई ये कितने इंडियंस हैं जिन्होंने अकाउंट खोला हुआ है, उनके अकाउंट में कितने पैसे जरा बता दो, तो वो बाहर की कंट्री कहती हैं हम तो नहीं बताएंगे, हमारे तो कंट्री में पैसा आई इसलिए रहा है क्योंकि हम सीक्रेसी रखते हैं, जिस दिन हम सब कुछ बातें डिस्क्लोज करने लगे हमारे तो यहाँ से अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे, लोग पैसा निकाल के भाग जाएंगे। तो ये हो गया ब्लैक मनी। ब्लैक मनी इलीगल तरीके से भी कमाया जा सकता है, वो पैसा जो इलीगल एक्टिविटीज से भी कमाया गया, वो पैसा जो लेजिटिमेट सोर्स से कमाया गया। रेस्टोरेंट का बिजनेस करना कोई क्राइम नहीं है, लेकिन टैक्स ना देना ये जरूर एक क्राइम है। क्लियर? तो ब्लैक मनी क्या है? ये मनी हो गया जिस पर टैक्स नहीं मिला, और मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? ये एक प्रोसेस है। तो जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता, आई होप मैंने उस डिफरेंस को यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया है। क्लियर? अब मैं 2-3 बातें आपको लिखवा भी देता हूं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या करा, अपनी एक रिपोर्ट तैयार करी, और उस रिपोर्ट का जो नाम रखा, उस रिपोर्ट का नाम था एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लैक मनी। ये अब वो तरीका है जिस तरीके से आप एग्जाम में लिख करके आएंगे, अपने इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं इसको। इन्होंने डिफाइन किया ब्लैक मनी को कैसे, इनकी तरफ से डेफिनेशन देख लो। ब्लैक मनी एक्चुअली में एग्रीगेट ऑफ इनकम्स that are taxable but not reported to tax authorities। ये क्या है? ये डेफिनेशन हो गई आपकी ब्लैक मनी की। किस रिपोर्ट के हिसाब से भाई? ये एस्पेक्ट्स ऑफ द ब्लैक मनी की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस ने 1986 में दी। डन। अब मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूं मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन को अगर आपको देना है तो आप इसमें एक पर्टिकुलर डिक्शनरी है, जिस डिक्शनरी का नाम है ब्लैक्स लॉ ऑफ लेक्सिकन, LEXICON। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली एक अमेरिकन
लीगल डिक्शनरी है, इस अमेरिकन लीगल डिक्शनरी के हिसाब से जो डेफिनेशन बनती है मनी लॉन्ड्रिंग की, वो बेसिकली है कि लॉन्ड्रिंग वर्ड जो है, लॉन्ड्रिंग मीन्स अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस वेयर the illegal money is converted into legal money in a manner that original source of the money cannot be traced। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आप जो है ओरिजिनल जो पर्टिकुलर ओरिजिन हुआ पैसे का, जो इलीगल सोर्स है, उसे ट्रेस ही नहीं कर पा रहे हो और उस पैसे को क्या कर रहे हो, कन्वर्ट कर रहे हो इनटू लीगल मनी। तो इलीगल मनी जब कन्वर्ट हो रहा है लीगल मनी में, तब हम उसे बोलेंगे मनी लॉन्ड्रिंग। मेरे स्टूडेंट्स को आई होप ये बेसिक डिफरेंस अब क्लियर हो गया होगा। आप अपनी तैयारी के किसी भी फेज पे हैं, किसी भी स्टेप पे हैं, अगर इस टॉपिक को पहली बार पढ़ रहे हैं या ये टॉपिक पढ़ चुके हैं, दोनों ही केस में अच्छे से इंट्रोडक्शन में टॉपिक को एक्सप्लेन करना इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। और जो लोग पढ़ भी चुके होते हैं टॉपिक को, वो भी नहीं कर पाते ये। तो अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से मैंने तरीका दे दिया है कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे शुरू करना है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो तो अपना इंट्रोडक्शन आपको डन हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग की डेफिनेशन जो अलग तरीके से भी लिखी जा सकती है, उसमें दो शब्द इंपॉर्टेंट हैं, एक है कंसीलिंग और एक है डिस्गाइजिंग। इन शब्दों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन समझ लीजिए। कंसीलिंग होगी, डिस्गाइजिंग होगी आइडेंटिटी ऑफ द इलीगली ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स। ऑब्टेन्ड प्रोसीड्स का मतलब हो गया जो पैसा कमाया गया इलीगल तरीके से, और वो अपीयर करेगा कि ओरिजिन कर रहा है लेजिटिमेट सोर्स से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंटली अ कंपोनेंट ऑफ अदर, इसमें जो है एक तरीके से सीरियस क्राइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, ट्रैफिकिंग, ऐसे पैसों से कमाया हुआ पैसा होता है मनी लॉन्ड्रिंग में जो लगता है। और एक डाटा जो आप दे सकते हैं वो है आईएमएफ का। आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में ये कह चुका है कि ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग का अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो वो कम से कम नहीं तो 2 से 5% है वर्ल्ड जीडीपी का। तो ऑलमोस्ट इंडिया की जो पूरी जीडीपी है उसके बराबर हो जाता है पैसा। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो बहुत खतरनाक है। और अगर इतना मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा एक गेम, एक तरीके से एक प्रोसेस चल रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा टर्बुलेंस ये ला सकता है और लाता भी है। क्लियर? ये सारी बातें आपको इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हो गई मनी लॉन्ड्रिंग के। अब जो मैं बातें आपको बताने वाला हूं वो है टैक्स हेवन्स क्या होते हैं। अगेन ये ब्लैक मनी टॉपिक मनी लॉन्ड्रिंग टॉपिक से दोनों से ही ओवरलैप करेगा। टैक्स हेवन्स स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीज होती हैं। क्लियर? ये कुछ कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज की ये लिस्ट है जिसमें सबसे ऊपर आती हैं कैमन आइलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड हो, हांगकांग, सिंगापुर, मॉरिशस और भी अदर एग्जांपल्स हैं इसमें। लेकिन ये मेन कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हें हम टैक्स हेवन्स मानते हैं। इसका मतलब ये है, वैसे तो ये डाटा 2020 के फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से था, ठीक है, वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्राइवेट टैक्स हेवन्स। एक्चुअली में टैक्स हेवन्स का मतलब हुआ कि ये जो कुछ कंट्रीज होती है ना, इन कंट्रीज की जो पॉलिसी होती है वो इस तरीके की होती है कि ये अट्रैक्ट करती है कंपनीज को कि वो आए और इन कंट्रीज में आकर के अपना हेड ऑफिस खोले। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो कंट्रीज होती हैं इनमें सबसे पहली बात ये कैसे अट्रैक्ट करेंगी इन कंपनीज को। सबसे पहली बात, इनका जो कॉरपोरेट टैक्स होगा वो टैक्स होगा कम। मतलब बाकी कंट्रीज ले रही हैं 20%, 25%, एग्जाम्पल की तरह ले लो, तो इनमें जो है ये बोलेंगे आ जाओ हमारी कंपनी में जो है, हमारी कंट्री में जो है अपनी कंपनी खोल लो और हेड ऑफिस खोल लो और टेंशन मत लो, हम तुमसे कॉर्पोरेट टैक्स कुछ नहीं लेंगे, 5% दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जगह तो टैक्स है भी नहीं, बहुत ही मिनिमल टैक्सेस है।
तो ये कॉर्पोरेट टैक्स जो बाकी कंट्रीज, ये अपने आप में कॉर्पोरेट टैक्स इंपॉर्टेंट टैक्स होता है। हमारी कंट्री के लिए भी कॉर्पोरेट टैक्स इतना बड़ा अमाउंट है कि अगर इसमें थोड़ा ऊपर नीचे किया जाए तो कंपनी के हमारी कंट्री के गवर्नमेंट के जो जितना रेवेन्यू कलेक्ट होता है उसमें बहुत डिफरेंस आ जाएगा। अभी रिसेंटली 2019 में कुछ चेंजेस भी करे हैं गवर्नमेंट ने, जहां कॉर्पोरेट टैक्सेस को कम किया, लेकिन करना भी जरूरी है क्योंकि कंपटीशन बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से है ना। क्योंकि कंट्रीज़ में क्या होगा कि जो जो भी कंपनी है वो हमारी नेबरिंग कंट्री में या इधर उधर चाइना है या बाकी जो कंट्रीज़ हैं इन टैक्स हेवन्स कंट्रीज़ में जाकर के अपने हेड ऑफिस खोल लेंगी और हमारी कंट्री में इन्वेस्ट नहीं करेंगी। तो एफडीआई लाने के लिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे कंट्री में जो है कॉर्पोरेट टैक्स को मेंटेन रखा जाए बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से। एक कंट्री अगर अपने कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी तो कंपनीज वहाँ आना नहीं चाहेंगी। और टैक्स हेवन कंट्रीज ने क्या कर रखा है, हमारा तो टेंशन ही मत लो, आ जाओ जी, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम कर देंगे तुम्हारा। पहला फायदा, कंपनी को फायदा। दूसरा जो फायदा ये देती हैं वो है सीक्रेसी, मतलब दे आर नॉट ट्रांसपेरेंट। हमारी जो पर्टिकुलर कंट्री है, हमारी इंडिया कंट्री है, और वो जाकर के केमन आइलैंड से बोलती है कि भाई देखो ऐसा है कि कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो आकर के आपकी कंट्री में इन्वेस्ट कर रही हैं और वो हमारी कंट्री में जो है अपने ऑपरेशन चला रही हैं, तो हमें टैक्स वो देती नहीं है, आपको देती हैं। ज़रा उनके नाम बताना, उनका प्रॉफिट बताना, उनकी कंपनी के डिटेल्स ज़रा देना। ये बोलेंगे हम नहीं दे रहे, ठेंगा, हम नहीं बता रहे। अब ये तो एक ऐसा तरीका है जिससे टैक्स बचाया जाएगा, लेकिन मैं मनी लॉन्ड्रिंग में से कैसे लिंक करूंगा देखिएगा। अभी सबसे पहले समझिए टैक्स हेवन कंट्रीज कौन सी हैं। टैक्स हेवन कंट्रीज के कुछ एग्जांपल आपको मिल गए। टैक्स हेवन कंट्रीज में सीक्रेसी, ट्रांसपेरेंसी जो है बिल्कुल भी नहीं है, सीक्रेसी रखते हैं ये इन्फॉर्मेशन की, इन्फॉर्मेशन शेयरिंग नहीं करते। टैक्सेस वगैरह, कॉर्पोरेट टैक्स तो एक एग्जाम्पल है, और भी तरीके की जो टैक्सेस हैं वो बहुत मिनिमल होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, कंपनीज को अट्रैक्ट कर लिया। अब सर बार बार ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हेड ऑफिस, देखो अगर ये कंट्री, मान लीजिए केमन आइलैंड्स का ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी प्यारी इंडिया। इंडिया की पॉपुलेशन आपको पता है मस्त एकदम बढ़ती जा रही है ना। अब तो हम नंबर 1 पहुंच गए हैं। तो भाई जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है इसका मतलब मार्केट उतना बड़ा है। मार्केट मतलब इतना बड़ा है तो हम, कोई भी कंपनी चाहेगी कि वो यहाँ पर बिजनेस करे। बिजनेस करते हुए इंडिया बोलता है कॉर्पोरेट टैक्स दो, तो हम, ये कंपनी क्या बोलती है, अरे तो बहुत ज़्यादा है, केमन आइलैंड बढ़िया है, इसमें कॉर्पोरेट टैक्स कम है, हम ना अपना हेड ऑफिस यहां खोलते हैं, ब्रांचेस खोल लेते हैं यहां। जब इंडिया हमसे बोलेगा कि भाई हमें टैक्स दो, तो हम बोलेंगे, कंपनी बोलेगी कि ब्रांचेस ही तो है हमारी, हेड ऑफिस तो हमारा केमन आइलैंड्स में है ना, तो फिर टैक्स तो हम केमन आइलैंड को देंगे। इंडिया बोलेगी चलो फिर आप जो ऑपरेशंस कर रहे हो उस पर जो मिनिमल टैक्स है वो दे दो। बोले हाँ ठीक है, चलो वो ऑपरेशंस पे जो बनता है वो ठीक है, लेकिन जो मेन कॉर्पोरेट टैक्स और डिटेल में जो टैक्सेस वगैरह जाने हैं वो बनते हैं हमारे केमन आइलैंड के। लेकिन अपने सारे ऑपरेशंस वो कहां चला रही है, इंडिया में। तो आपको अब ये समझ में आया है कि ये कंपनी किस तरीके से जो है टैक्स को बचाती है, और इंडिया का तो बहुत नुकसान होता है इसमें। अब एक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक, एक पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, आई होप आपने इकोनॉमिक्स में उसे डिटेल में पढ़ा है। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने नहीं भी पढ़ा तो मैं थोड़ा सा उसकी यहां पर ब्रीफिंग कर रहा हूं। इसे कहते हैं डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब ये चीजें जो हैं ऐसे ही नहीं बन गई, इसका एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, पहले क्या हुआ करता होगा, पहले ये हुआ करता था कि अगर कंट्री का हेड ऑफिस यहां पर है, मान लीजिए अमेरिका में है, अमेरिकन कंपनी है, और इंडिया में वो अपना बिजनेस कर रही है, तो एक तरफ तो अमेरिका बोलेगी भाई हमें जो है टैक्स दो, दूसरी तरफ इंडिया भी बोलेगी हमें टैक्स दो। इस तरीके से बहुत सी कंपनीज थी जिन्होंने ये अपनी आवाज़ उठाई और ये बोला, मतलब जो आप समझ लीजिए WTO है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वर्ल्ड लेवल की, हम डबल टैक्स क्यों दें, जस्ट बिकॉज कि हम इंटर कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस कर रहे हैं, अपना बिजनेस फैला रहे हैं, तो हम दोनों जगह टैक्स दें, ये तो गलत बात है। और फिर हमारी कंट्री में, इंडिया में रिलक्टेंट भी थी कंपनीज अपनी ब्रांचेस खोलने के लिए, तो इंडिया ने बहुत सी कंट्रीज के साथ क्या काम किया, एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है जिसे हम बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसकी डिटेलिंग तो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, यहां पर बस मैं ये बता रहा हूं कि इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में होता यह है कि
एक कंपनी को दोनों जगह टैक्स नहीं देना पड़ता। अगर वो बता देती है कि हमारा हेड ऑफिस वहां पर है और हम वहां पे टैक्स दे चुके हैं तो आपको नहीं देंगे, तो हमारी इंडिया इस चीज को अलाउ करती है। बात एग्रीमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल बढ़िया है, और इसका फायदा भी मिला कंपनीज को, लेकिन कंपनीज ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बोला कि जब हमने एक कंट्री को टैक्स दे दिया है तो उसका टैक्स कैसा है, मिनिमल टैक्स है। आपका टैक्स क्या है, ज्यादा है, तो हम अपना हेड ऑफिस वहां खोल लेंगे। अब आपको बात समझ में आई। तो ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में तो मॉरिशस का नाम बहुत ज्यादा आता है। मॉरिशस एक ऐसी कंट्री बन गई जिसकी खुद की जीडीपी कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी कंट्री में उससे एफडीआई 3 गुना 4 गुना आ रहा है। तो हमारी कंट्री भी बोलती है कि भाई 30% तक एफडीआई हमारी कंट्री में आ रहा है। मैं आज की बातें नहीं बता रहा, पहले की बातें बता रहा हूं। आप भी एग्जाम में से कोट मत करिए। मॉरिशस लेकिन अपने आप में एक बड़ा एग्जांपल है, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो है, इसका मिसयूज हो रहा था। इंडिया ने अब इन गाइडलाइंस को थोड़ा चेंज किया है मॉरिशस के साथ, और कम से कम नहीं तो 80 कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ इंडिया इस तरीके का एग्रीमेंट कर चुका है। एग्रीमेंट तो अच्छी बात है, इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिया ने कोई गलती करी है, बिल्कुल सही करा है। इकोनॉमिक्स में आप इसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन अब इसको रिवाइज करने की जरूरत है ताकि इसके जो लूप होल्स हैं, मिसयूज जो हो रहा है, उस पर चेक लगाया जा सके। क्लियर? तो मॉरिशस के साथ हम कर चुके हैं, कैमन आइलैंड्स के साथ अभी हमारी ये बातें करनी बाकी है। अब मनी लॉन्ड्रिंग पे आ जाते हैं। ये तो बात हुई टैक्स बचाने वाली, टैक्स हेवंस कंट्रीज, ठीक है, समझ गए होंगे आप। लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग पर जब सर आ जाते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो हेड ऑफिस हमने बोला, ये जो कंपनी हमने बोली, मान लो ये खोखली कंपनी है, इसे हम कहते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं उसे हम कहते हैं शेल। खोखली कंपनी, कंपनी है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती। बताओ यार, कंपनी एग्जिस्ट तक नहीं करती और तुम कह रहे हो वहां पर हमारी जो कंपनी है ना, उस कंट्री में वहां पर हमारा बिजनेस चल रहा है, इंडिया में कुछ ऑपरेशंस चल रहे हैं, तो वहां से इनवॉइसिंग और आउट वॉइसिंग जो होती है, हमारी जो पर्टिकुलर चीजें बन रही हैं वहां पर, उससे जो पैसा आ रहा है उसे हम इंडिया में इन बिजनेस में लगा रहे हैं। भैया तुम्हारी कंपनी है ही नहीं दूसरी कंट्री में, झूठ बोल रहे हो, पेपर पे दिखा रहे हो, और उसके एड्रेस पर, मतलब अगर आप मान लो कोई उसके एड्रेस पे एग्जैक्टली पहुंचे तो पता लगेगा टिन टप्पर लगे हुए हैं, 2 आदमी बैठे हुए गन्ने खा रहे हैं, लेकिन कंपनी है ही नहीं। और क्या बोल रहे हो आप? हजारों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एक साल में इतना रेवेन्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है जो पैसा आप दिखा रहे हो वो कहां से आ रहा है? इलीगल सोर्स से आ रहा है। दिखाया जा रहा है कि क्या बढ़िया प्रोडक्ट बना रहे हैं हम, और इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद जो मनी जनरेट हो रहा है वो मनी एफडीआई की फॉर्म में इंडिया में आ रहा है, और फिर वो फर्दर इन्वेस्ट हो रहा है कहीं भी XYZ जगह, लेकिन सोर्स क्या है? इलीगल। प्रोसेस क्या बना दिया? इलीगल पैसे को लीगल बना दिया। कैसे? यूजिंग दी शेल कंपनी। आई होप स्टूडेंट्स ये बातें अब आपको थोड़ी सी समझ में आई होंगी। मैंने इस पूरे जो टॉपिक है उसकी बेस से लेकर के टॉपिक को डिटेल में आपको समझाया है। अभी मैं शेल कंपनीज के बारे में और डिस्कशन करूंगा, एग्जैक्टली होता कैसे है, टाइप्स बताऊंगा, वेरियस मेथड बताऊंगा, लेकिन टैक्स हेवंस क्यों कहते हैं इन्हें, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब चलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग, इनफैक्ट अगर 2-3 बातें और बताऊं, थोड़ा सा इसको क्लीन करते हैं कि ये लॉन्ड्रिंग वर्ड का ओरिजिन कहां से आया, कि सर ये लॉन्ड्रिंग वर्ड का ओरिजिन कहां से आया। तो ये आप समझ लीजिए कि अमेरिका में ये इस तरीके से कुछ पास्ट में अमेरिकन गैंगस्टर्स वगैरह थे, और पास्ट की बातें बता रहा हूं मैं, बहुत पहले की। तो अमेरिकन गैंगस्टर क्या करते थे? ये इलीगल अल्कोहल की ट्रेडिंग करते थे, है ना। तो अल्कोहल इधर से उधर ले जाना, और उस पर जो कैश इनको मिलता था, उस कैश को ये लॉन्ड्री मैट्स जैसे बिजनेस में ओपन कर, पहले तो लॉन्ड्री मैट जैसे बिजनेस को ओपन कर लेते थे, मतलब ये जो लिटरली वॉशिंग मशीन्स रखी होती हैं, क्लीनिंग जो डिवाइसेस होती हैं, वहां पर क्लीनिंग जो बिजनेस होता है, उस तरीके का जनरल लॉन्ड्री मैट बिजनेस को ये ओपन कर लेते थे, इस बिजनेस को। और ये कैश इंटेंसिव बिजनेस था एक्चुअली उस टाइम पर। और फिर ये जो कैश यहां से इनको मिलता था अल्कोहल के ट्रेडिंग से, उस कैश को ये मिक्स कर देते थे लॉन्ड्री के अपने बिजनेस से, लॉन्ड्री मैट से। तो एक्चुअली में ये वर्ड का इस वर्ड से ही ओरिजिन निकल के आया, यहां पर लॉन्ड्रिंग वर्ड को यूज करा जाने लगा। ठीक है, तो ये आपको एक छोटा सा पॉइंट था, मैं बताना चाहता था, तो मैंने आपको यहां बता दिया। अब आ जाते हैं स्टूडेंट्स की स्टेजेस क्या है मनी लॉन्ड्रिंग की।
3 स्टेजेस होती हैं, ये थ्योरी है, ये सारा थ्योरेटिकल पार्ट है, एग्जाम में आप कोट कर सकते हैं ये डायग्राम बना करके लिटरली। सबसे पहला स्टेज होता है, इसे हम कहते हैं प्लेसमेंट ऑफ द मनी, सेकंड होता है लेयरिंग ऑफ द मनी, और तीसरा होता है इंटीग्रेशन ऑफ द मनी। इसको समझने के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि भाई पहले तो इल्लीगल पैसा जो आया, उस इल्लीगल पैसे को जब आप इकोनॉमिक सिस्टम में घुसाएंगे तो उसे हम बोलते हैं प्लेसमेंट ऑफ द मनी। और ये सबसे टफेस्ट स्टेज है क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे पकड़े जाने के चांसेस सबसे ज्यादा होंगे, राइट। लेयरिंग का मतलब हुआ कि आप अब उस पैसे को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो ट्रांजैक्शंस अब मल्टीपल ट्रांजैक्शंस है, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इतनी चेन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ट्रांजैक्शंस है ताकि जो ओरिजिन है, सोर्स जो है जहां से पैसा आ रहा है, वो पता ना चल सके और पकड़ा ना जा सके आदमी। तो मतलब जहां से पैसा जनरेट हुआ और वो जहां तक जा रहा है उस बीच में क्या है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है। आप जहां से पैसा जनरेट हो रहा है, जहां इलीगल काम हो रहा है, वहां से दूर लेकर के जा रहे हो पैसे को लेयरिंग के थ्रू। इंटीग्रेशन मतलब जब पैसा अलग अलग जगहों से आएगा और आकर के मिल जाएगा, तब उसे हम बोलेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में फाइनली मनी लॉन्ड्रिंग हो जाएगी। इसे समझने के लिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल है कि इलीगल मनी तो भैया जनरेट हो गया है ना, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी है, मैं नंबर भी नहीं ले रहा, एक्स अमाउंट ऑफ मनी है, बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ मनी है। इस मनी को अब क्या करना है, हमें इस मनी को लॉन्ड्रिंग करनी है। तो एक तरीका जो है उसमें यह होगा कि इस पैसे को बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पैकेट्स में तोड़ा जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए को मैं 100 रुपए में तोड़ दूं, 100 रुपीज़ ईच, और ऐसे में बहुत सारे 100 आदमी लाऊं और उन 100 आदमियों को, 1000 आदमियों को बोलूं तुम्हें 100 रुपए दे रहा हूं और 1 लाख रुपए को तोड़ दूं। अब अगर हर आदमी के पास उसके अकाउंट में 100 रुपए पड़ जाएं तो सरकार भी क्या बोलेगी, 100 रुपए कुछ है, इसमें क्या ही दिमाग मारना, कमा ही सकता है आदमी कहीं ना कहीं से। भाई रिक्शा चलाने वाला भी 15-20 रुपए लेकर के दिन में 100 रुपए कमा सकता है। ये तो नहीं लग रहा कि ये इसमें कुछ गड़बड़ी है। अब इन लोगों के अकाउंट में अगर 100 रुपए डाल दिए जाएंगे तो ये अब ट्रांजैक्शन करेंगे इस पैसे का। अब ये 100 रुपए बहुत छोटी रकम हो गई, 1000 रुपए भी हो सकता है, 20,000 रुपए भी हो सकता है। ये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है जिसपे किसी आदमी को पकड़ा जाए, लेकिन टोटल अमाउंट कितना है, अब ऐसे 100 आदमी है तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट हो गया। ये लोग अब करेंगे ट्रांजेक्शन। अब ये ट्रांजेक्शन सिर्फ विद इन द कंट्री नहीं, आउटसाइड द कंट्री भी हो रहा है। मान लीजिए रेमिटेंस भी चल रही है, दूसरी कंट्री से पैसा इंडिया में आ रहा है, इंडिया से पैसा कहीं और जा रहा है। ये ट्रांजैक्शंस मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, इधर से इधर, इधर से इधर। और मैं ये कह रहा हूँ ये जो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, इस ट्रांजैक्शन में जरूरी नहीं है कि ये सिंगल गो में, एक सिंगल चेन में ट्रांजैक्शन हो जो अकाउंट में दिखे। यहाँ से पैसा नेपाल गया और नेपाल में एटीएम से आदमी ने पैसा निकाल लिया, चेन टूट गई, चेन टूट गई। अब वो पैसा हाथ में से निकाल करके किसी दूसरे को दे देगा, वो दूसरा अपने अकाउंट में डालेगा। अब चेन क्योंकि टूट गई है तो पकड़ा भी नहीं जा सकता, ट्रेसिंग भी नहीं हो सकती। अमाउंट ऑफ मनी इतना छोटा है कि उस पर वैसे ही नहीं दिमाग जाएगा किसी का, किसी पर्टिकुलर एजेंसी का। कोई एजेंसी पकड़ने भी जाएगी तो कैसे पकड़ने जाएगी, आपकी सैलरी भाई 25,000 रुपये है, 30,000 रुपये आपकी सैलरी है, आप काम करते हो, एक दिन आपके अकाउंट में 3 करोड़ रुपये आ गए, एजेंसी बोलेगी इधर आ भाई, तेरे अकाउंट में 3 करोड़ रुपये कहाँ से आए, तुम तो 20-25,000 रुपये की सैलरी पे काम करते हो। ये चीज़ अब आप सोचो, आपके अकाउंट में 30-30,000 रुपये सैलरी आती थी, एक दिन आपके अकाउंट में 10,000 रुपये एक्स्ट्रा आ गए, 40,000 हो गए, एजेंसी बोलेगी ठीक है कर लिया होगा इधर उधर कुछ काम, ये तो नज़र में भी नहीं आएगा पैसा। अब इतनी लेयरिंग हो रही है, ट्रांजेक्शन इधर से उधर हो रही है, ये स्टेप लेयरिंग का है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है, आई होप इस सिंपल एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन अब इस पैसे का इंटीग्रेशन होना है। इंटीग्रेशन के लिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, मान लो कोई पॉलिटिकल पार्टी है ना। अब पॉलिटिकल पार्टी में क्या काम करेंगे, बहुत सारे लोग, बहुत सारे हजारों लोग इस पॉलिटिकल पार्टी में क्या करेंगे, डोनेशन दे देंगे। क्या हो रहा है, डोनेशन। डोनेशन पे ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, रिसिप्ट काट देगी, हाँ जी लो रिसिप्ट लो, आपने 1000 रुपये दिए ना हमें, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप हमें 1000 रुपये देते हो, आप हम रिसिप्ट देते हैं। इस तरीके से अगर इतने सारे लोग 1000-1000, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये अगर सिंपल रिसिप्ट काट काट के पॉलिटिकल पार्टी दे रही है और वो रिसिप्ट ले रही है, तो मनी का इंटीग्रेशन हो गया। अब इस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जब पूछा जाएगा कि आपने इतने पैसे का क्या किया, तो पॉलिटिकल पार्टी क्या बोलेगी, इस पैसे से हमने पार्टी के लिए क्या खरीद लिया है, एक बड़ा ऑफिस खरीद लिया है। अब ऑफिस तो आया करोड़ों का,
पैसे आए वहाँ से हजारों 5,000 लोगों के से छोटे छोटे जो इन्होंने रिसिप्ट ली है, रिसिप्ट काट के दी है, इसका मतलब ये है कि पॉलिटिकल पार्टी जेन्युइन काम कर रही है, लगेगा ही नहीं कि गड़बड़ है। जिन लोगों ने पैसे दिए उनके अकाउंट चेक करे जाएंगे तो देखा जाएगा 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे थे, 1,000 रुपये दे रहे हैं डोनेशन में, हाँ जी दे सकते हैं। जिनकी भावनाएं हैं उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के लिए, हो गई मनी लॉन्ड्रिंग। मैंने इस एग्जाम्पल में कैसे पॉलिटिकल सिस्टम को मनी लॉन्ड्रिंग करने का एक तरीका क्या हो सकता है ये बता दिया आपको। लेकिन अब मैं यहां पर कहता हूं ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, चलो बहुत बड़ी बात हो गई, कल हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी, कोई बोले कि इल्जाम लगा रहे हैं, तो इल्जाम लगाने वाली चीज नहीं करते। मैं क्या काम करता हूं, पॉलिटिकल पार्टी की जगह इसे बिजनेस कर देता हूं। कोई बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन बोलेगा मेरे तो मार्केट में शेयर्स है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो इतने सारे 1,000 लोग 10,000 लोग क्या काम करेंगे, उसके शेयर्स खरीद लेंगे। जब शेयर खरीदेंगे तो इस बिजनेसमैन पे पैसा आ जाएगा, इस पैसे से वो क्या बोलेगा, इस पैसे से वो कोई लग्जरी आइटम खरीद लेगा, और इस लग्जरी आइटम को खरीदने के बाद क्या बोलेगा, ये तो देखो मेरे को शेयर्स खरीदे हैं लोगों ने इसलिए वजह से मैंने लिया है। इंटीग्रेशन में क्या होता है, इंटीग्रेशन में एक बहुत बड़ी चीज खरीद ली जाती है, ये एक एग्जांपल हो सकता है, और भी तरीके हो सकते हैं इंटीग्रेशन में, लेकिन जनरली एक लग्जरी आइटम को खरीदा जाता है और उस लग्जरी आइटम का इतना बड़ा अमाउंट होता है कि उसको दिखाया जाता है कि इतने छोटे छोटे पैकेट्स में ये चीजें आई हैं मुझे यहां से, इसलिए मैंने ये बड़ी चीज खरीदी। तो ये हो गया प्रोसेस मनी लॉन्ड्रिंग का। एक एग्जांपल से ही मैंने प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन तीनों समझा दिए हैं आपको। आई होप अब आप इसको एग्जाम में कैसे मतलब पहली बात तो आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए हैं। दूसरी बात, आप एग्जाम में क्या लिख के आएंगे वो चीजें मैं आपको बता देता हूं। प्लेसमेंट में आप लिखेंगे कि भाई इंट्रोडक्शन ऑफ द फंड है, फर्स्ट पॉइंट, फंड रेज हो रहा है क्रिमिनल एक्टिविटीज से, इलीगल सोर्स से, डन, ये तो हमें पता ही है। लेकिन ये वल्नरेबल स्टेज इसलिए है क्योंकि क्रिमिनल्स बहुत ज्यादा कैश होल्ड कर रहे हैं, लेकिन उस कैश को वो छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और धीरे धीरे उसको लीगल फाइनेंशियल सिस्टम में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्लेसमेंट। अब ये क्रिमिनल एक्टिविटीज कौन कौन सी है सारी मैंने आपको बता दी है। नोटों से भरा हुआ बैग है, यहाँ पर कैश होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए ये वल्नरेबल स्टेज है, क्योंकि इतना बल्क में एकदम से पैसा पकड़ा जाएगा तो फिर गड़बड़ होगी और उनका क्या हो सकता है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे ज्यादा रिस्क भी आता है। लेयरिंग में लेकिन क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शंस हैं और ये डिस्गाइज कर देती हैं ऑडिट ट्रेल्स को, इनफैक्ट अथॉरिटीज़ को भी, जो पर्टिकुलर हमारी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ हैं उन सबको भी डिस्गाइज करती हैं। और वेरियस डेली ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस भी हो रही हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें खरीदी भी जा रही हैं। मान लीजिए गोल्ड खरीद लिया, मान लीजिए ज्वेलरी खरीद ली। अब गोल्ड छोटा अमाउंट में खरीदा जाए तो भी इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। मान लीजिए कोई आदमी 10,000 रुपये का गोल्ड खरीद लेता है, 20,000 रुपये का गोल्ड खरीद लेता है, तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन हो जाए आदमी पर। क्लियर, ऐसी चीज़ों को खरीद करके आप रख सकते हैं और उसे आगे बेच सकते हैं। अब इस गोल्ड को आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो आप उसकी रिसिप्ट भी ले सकते हैं। अब आपने क्या किया, उस पैसे को जो इतना ज़्यादा बल्क में कैश था उससे कुछ अमाउंट ऑफ ज्वेलरी, कुछ अमाउंट ऑफ गोल्ड अलग अलग तरीके से अगर खरीदा तो एक तरीके से आपने फाइनेंशियल सिस्टम में उस पैसे को घुसा दिया है। और एक भी जगह अगर आपको रिसिप्ट मिल जाती है यहां से आया, बस काम बन गया। अब लेयरिंग, गोल्ड खरीदा फिर बेच दिया, फिर किसी अकाउंट में ट्रांजेक्शन करके, जो मैंने पीछे बताया एग्जाम्पल, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो ये ट्रांजेक्शन A to B, B to A, C फिर D, अलग अलग कंट्रीज में कैश विड्रॉल, देन वापस इंट्रोडक्शन एंड सो मच यहाँ पर लेयरिंग हो रही है कि जो सोर्स है पैसा बनाने का, उससे आप पैसे को अवे फ्रॉम द सोर्स ले जा रहे हो, तो दैट इज लेयरिंग। अल्टीमेटली इंटीग्रेशन, रीइंट्रोडक्शन इनटू द फाइनेंशियल सिस्टम, वापस से वो पैसा आ रहा है क्योंकि अलग अलग जगहों से इकट्ठा हो रहा है वो पैसा। और लग्जरी आइटम बाई कर लेना, एक बिजनेसमैन ऐसा कर सकता है, लग्जरी एसेट्स खरीद सकता है, और ये बहुत ही डिफिकल्ट होगा रिकॉग्नाइज करना, क्योंकि हमेशा हर बार हर चीज़ों की डॉक्यूमेंटेशन भी कभी कभी नहीं हो पाती। क्लियर, तो एजेंसीज क्या करती हैं, एजेंसीज कभी कभी चेक लगाती हैं, कभी कभी पकड़ती हैं चीज़ों को, तो क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है या फिर वो प्रॉपर लूप होल्स जो लॉ के हैं उन्हें यूज कर लेते हैं। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स होते हैं स्टूडेंट्स, मैंने तो अभी सिर्फ एक ही एग्जांपल बताया आपको, अलग अलग तरीके से हो सकता है, बट हमें इतना डिटेल में भी नहीं जाना। कुछ 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स को लिखना है, एक ट्राइंगल बना दो, एक फ्लो चार्ट बना दो, 2-2 पॉइंट लिख दो, आपके लिए इतना काफ़ी है। आप इस टॉपिक को बस उतना ही पढ़िए जितना आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप
अब जब अधिकारी बन जाएंगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, तो और भी तरीके आपके सामने आएंगे, चीज़ें आपको और भी पढ़ाई जाएंगी, ये बात अलग है। लेकिन अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। मैंने इसी चीज़ को यहाँ पर पूरा अच्छे से समझा दिया है। देखिए प्लेसमेंट, ठीक है, वो पैसे को छोटे छोटे अमाउंट में लोगों के अकाउंट में भी डाला जा सकता है। लेयरिंग हो जाना, ट्रांसफर होंगे इधर से इधर, इधर से इधर। ऑफशोर बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एंड अल्टीमेटली कोई कंपनी फिर लग्जरी आइटम खरीद लेती है और वो इंटीग्रेशन स्टेप हो गया। 3 चीजें समझ में आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं इनके टाइप्स को समझाऊंगा एक एक करके। सबसे पहला हवाला। हवाला टॉपिक मैं वैसे तो पढ़ा चुका हूं, ये ऑर्गेनाइज क्राइम में सेम डायग्राम के साथ आप पढ़ चुके हैं। शॉर्ट में बताते हैं कि कंट्री ए, कंट्री बी, आपको, आप एक्स हैं, आपका यहां पर फ्रेंड है जिसका नाम वाई है, क्लियर। आपको इसको पैसे भेजने हैं, लेकिन आप डायरेक्टली ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो आप क्या काम करते हैं, कंट्री ए में बैठे हुए कंट्री बी में पैसा भेजते हैं विदाउट एक्चुअली मूविंग ऑफ द मनी। मूविंग ऑफ द मनी, मनी का इधर से इधर फिजिकल ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, फिर भी पैसे जा रहे हैं। उसमें क्या होता है कि एजेंट होता है, ये जो एजेंट 1 है और ये है एजेंट 2, हवाला एजेंट्स बोलते हैं इनको। अगर मान लीजिए आपको 50 लाख रुपए भेजने हैं अपने दोस्त को, तो ये एजेंट बोलेगा कोई बात नहीं, आप मुझे मनी दे दो, मैं इसमें से मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए अपना कमीशन रख लूंगा और 49 लाख रुपीस आप अपने दोस्त को बोल दीजिए कि वो एजेंट 2 से ले लेगा। और उसके लिए वो क्या बताएगा, आप अपने दोस्त को वहां बैठे हुए एक पासवर्ड दे दीजिए, उस पासवर्ड को दे करके एजेंट 2 से वो पैसा ले ले। इवन दो आप यहां पर डॉलर में मुझे पे कर रहे हो, आप अपने दोस्त को बोल दीजिए कि वो रुपीज में पैसा ले ले। दिस इज हवाला ट्रांजेक्शन। ये हवाला ट्रांजेक्शन बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं। कुछ कंट्रीज में तो इनफैक्ट लीगल भी है, कि ऐसा नहीं है कि हवाला ट्रांजेक्शन करिए तो कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। इंडिया में ये एक क्राइम है, ये फास्टेस्ट मोड ऑफ मनी ट्रांजेक्शन माना जाता है। इधर बैठे, इधर पैसा दिया, वहां दूसरा गया, उसने पैसा ले लिया, हवाला, ठीक है। तो ये हवाला का पैसा पकड़ा जाता है, बल्क में कभी कभी पकड़ा जाता है, न्यूज में आता है, आपको पता होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने। तो ये हवाला ट्रांजेक्शन होते हैं। अब एक तरीका होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका है, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग का ना बोल करके मैं बोलूंगा मनी के ट्रांजैक्शन का तरीका है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट आता है राउंड ट्रिपिंग। राउंड ट्रिपिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जहां से पैसा गया वहां से पैसा घूम करके वापस आ जाए उसी कंट्री में। तो मनी ने क्या किया, राउंड ट्रिप किया। इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, एक मूवी आई थी रजनीकांत जी की, मैं नहीं कह रहा रजनीकांत जी करते हैं ऐसा, उन्होंने एक मूवी में किया था ऐसा, और उस मूवी का नाम था शिवाजी द बॉस, है ना। अब आपने नहीं देखी है मूवी तो जरूरत नहीं है मूवी देखने की, लेकिन उसका 5 मिनट का एक सीन है, अगर आप देख पाए तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। वो पता है क्या काम करते हैं, वो हवाला के जरिए पहले तो एक्स नाम की कंट्री में उस पैसे को भेज देते हैं। अब हवाला से वो पैसा, हवाला आप समझ ही चुके हैं, हवाला से वो पैसा उस कंट्री में जाता है, वहां पर वो बहुत सारे लोगों को पकड़ते हैं, ए बी सी और डी, और इन लोगों को बोलते हैं कि वो इंडिया में शिवाजी जो अपनी कंपनी शुरू कर रहा है उस कंपनी में क्या करें, इन्वेस्ट कर दें। और शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत छोटे छोटे पैकेट्स में इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहां पर बैठे हुए जो अधिकारी होते हैं इंडिया में, वो जानते हैं कि शिवाजी जो है क्या कर रहा है, यहाँ पर हवाला के थ्रू पैसे को इधर से उधर कर रहा है और मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, लेकिन उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता कि वो शिवाजी को कैसे पकड़े। एंड अल्टीमेटली इतने सारे इन्वेस्टर्स जब आ जाते हैं और पैसे लगा देते हैं तो वो लेजिटिमेट हो जाता है और वो मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं। लेकिन आप देखें इस एग्जाम्पल में तो पैसा इंडिया से ही पहले गया और वापस से इंडिया में ही घूम के आ गया। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या बोल रहे हैं, दिस एग्जाम्पल इज ऑफ राउंड ट्रिपिंग, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। एक तरीका शेल कंपनीज का, जो मैंने आपको पीछे बताया, खोखली कंपनीज है। दिस कंपनी ए इन दी कंट्री एक्स कंट्री में ये जो है एक्स कंट्री में ये कंपनी खुली हुई है, और इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो हेड ऑफिस है वहां पर है, और वहां पर हम 1000 प्रोडक्ट्स बनाते हैं रोज के, और उन प्रोडक्ट्स को हम सेल करते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, और सेल करने पर हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ मनी हमें जनरेट होता है। तो इस मनी को फिर हम फाइनली इंडिया में
XYZ जो भी हमें काम करना है उसके लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये मनी कैसा है? ये मनी तो लेजिटिमेट सोर्स से आया है, एक कंपनी के ऑपरेशन से आया, प्रोडक्ट को बेचने के लिए आया है। तो हम क्या दिखाएंगे यहाँ पर? इनवॉइसिंग दिखाएंगे, हम यहाँ पर आउटवॉइसिंग दिखाएंगे। मतलब आप क्या कर रहे हो? प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में चीजें बता रहे हो। तो ये जो कंपनी है ये खोखली है एक्चुअली में, इसका ऑफिस कहने को इस कंट्री में है लेकिन ऑफिस एग्जिस्ट ही नहीं करता। और क्योंकि शेल जैसे अंदर से खोखला होता है, बाहर से दिख रहा है, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स पर, पेपर्स पर तो ये कंपनी है, रियलिटी में कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही। इसका मतलब जो इलीगल मनी है उसी मनी को आप क्या कर रहे हो? दिखा रहे हो कि इस प्रोडक्ट को बेच करके कंपनी के पास आ रहा है। और ठप्पे भी लग रहे हैं, रिसिप्ट भी बन रही है, प्रोडक्ट बिक भी रहा है, इतने प्रोडक्ट आया, इतना प्रोडक्ट गया, इस कंट्री में गया, वहां गया, इतनी बिक्री हुई। सब झूठ है, लेकिन पेपर पे है, रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। जो शेल कंपनी है वो खोली भी कहाँ है? वो ऐसी कंट्री में खोली है जो इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगी, और वहां पर आप कॉर्पोरेट टैक्स भी कम दोगे, इनफैक्ट आपका फायदा ही फायदा। तो आज जब हम बातें कर रहे हैं 2000 मतलब 21st सेंचुरी में भी 2020 के बाद हम डिस्कशन कर रहे हैं इन चीज़ों को, 2023 2024 में डिस्कशन कर रहे हैं इन चीज़ों को। स्टूडेंट्स, मैं जब बातें बता रहा हूँ ये सारी, तो मैं बता रहा हूँ 80s की, 90s की, अर्ली 2000 की। तो हम जब डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को तो हम पूरा पीछे से करेंगे कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, होती है। आगे भी अलग अलग तरीके हो जाएंगे जो लूप होल्स को यूज करके कोई कंपनी, इसमें कोई पर्सन, कोई बिजनेसमैन, कोई पॉलिटिशियन इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेस को कर सकता है। लेकिन आज जो हमारा जो विजिलेंस है वो बेटर हुआ है। हमने इन चीज़ों पर कंप्लीटली नहीं, लेकिन एटलीस्ट हमने ओवरऑल कम किया है, इन चीज़ों को चेक लगाने की कोशिश करी है। बट स्टिल देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन बी डन। बट तीसरा प्रोसेस आपको शेल कंपनीज का समझ में आया। एक होता है थर्ड पार्टी चेक्स, क्रेडिट कार्ड्स या फिर पी नोट्स। तो ये थर्ड पार्टी चेक्स इधर से उधर देना, उधर से देना, वो ट्रांजैक्शन से रिलेटेड ही है। क्रेडिट कार्ड्स में भी बहुत फ्रॉड होते हैं, जो कि क्रेडिट कार्ड किसी XYZ कंपनी का, किसी इंडिविजुअल के होते हैं, बट वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ना करे, तो इस पर भी फ्रॉड हो सकते हैं। लेकिन पी नोट्स एक ऐसा चीज है जिसको मैं थोड़ा डिटेल में पढ़ाऊंगा। पी नोट्स बेसिकली क्या है? पार्टिसिपेटरी नोट्स हैं, पार्टिसिपेटरी नोट्स। ये बेसिकली ऑफशोर डेरिवेटिव है। इसमें क्या होता है कि एक फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर होता है। ये अपने आप को, जिसे हम FPI बोलते हैं, ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर क्या करता है? ये बेसिकली अपने आप को सेबी के साथ क्या कर देता है? रजिस्टर कर देता है। और ये रजिस्टर करने के बाद अब पी नोट्स इशू कर सकता है। और ये पी नोट्स जो इशू होते हैं ये ओवरसीज इशू होते हैं। और जिन लोगों को ये मतलब जो इन्वेस्टर होगा, जो पर्टिकुलर फॉरेन बैंकिंग सिस्टम हो गया या ब्रोकर होगा, इनफैक्ट अगर हम बोले तो उस ब्रोकर ने अपने आप को तो रजिस्टर किया सेबी के साथ। सेबी आपको पता है जो हमारी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो इस चीज़ का ध्यान रखती है कि हमारे मार्केट में कहीं भी धांधलेबाजी नहीं हो, मॉनिटरिंग करती है। तो ये जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर अगर हम बोलें तो ये जो ब्रोकर्स होते हैं, ये फॉरेन ब्रोकर जो होते हैं, दूसरी कंट्रीज में बैठे होते हैं, अपने आप को सेबी के साथ रजिस्टर करते हैं। लेकिन फिर ये पी नोट्स इशू करते हैं। और ये पी नोट जो इशू होते हैं ये ओवरसीज में बैठे हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो इंडिया में पैसा तो लगाना चाहते हैं लेकिन अपने आप को इंडिविजुअली रजिस्टर नहीं करना चाहते, वो एनोनिमस हो जाते हैं एक्चुअली। तो पी नोट्स, अगेन इकोनॉमिक्स में आप ये टॉपिक को पढ़ेंगे, मैंने शॉर्ट में बता दिया यहां पर। एनोनिमस लोगों को आप पी नोट्स इशू कर रहे हैं और इशू करने के बाद वो एनोनिमस लोग पैसा दे रहे हैं। पैसा लेकिन किसको दे रहे हैं? ब्रोकर को दे रहे हैं। और ये ब्रोकर रजिस्टर्ड है सेबी के साथ, मगर एक्चुअली पैसा दिया किसने? ये एनोनिमस है। कौन सा पर्टिकुलर फॉरेनर है जिसने पैसा दिया? वी डोंट नो। अब ये पी नोट्स एक्चुअली क्या होता है? इधर से एक पर्सन से दूसरे को, और दूसरे से तीसरे को, और तीसरे से चौथे को, ये ट्रांसफर होते रहेंगे। अल्टीमेटली इसका पी नोट्स का ओरिजिन, मतलब किसने किसको दिया और क्या इसका ट्रेसिंग है, वो नहीं हो पाती है, एंड ये एनोनिमस होता है। अब ये ऐसा क्यों कर रही है सरकार? सरकार को जब ये बात पता है कि पी नोट से मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आ सकता है और उन ब्रोकर्स के थ्रू आ सकता है, जो पीछे के जो लोग हैं वो एनोनिमस होंगे, तो सरकार क्यों ऐसा कर रही है? सरकार एक्चुअली इसलिए कर रही है क्योंकि इस तरीके से FDI आ जाती है। मतलब देखो, हर आदमी अपने आप को रजिस्टर करे सेबी के साथ, ये वैसे भी फिजिकली पॉसिबल नहीं है।
इस वजह से सरकार ने कोशिश करी कि इस तरीके से ब्रोकर्स वगैरह बीच में हो, एफपीआईज वगैरह हमारी कंट्री में आए और फिर हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट आएगा। वो लोग भी इंडिया में स्टॉक मार्केट में पैसा लगा पाएंगे जो लगाने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन अपने आप को इस पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन में नहीं पढ़ना चाहते। इस तरीके से अगर इंडिया ब्लैंकेट बैन लगा देगी इन चीज़ों पर तो एकदम से हमारा जो इन्वेस्टमेंट आ रहा है बाहर की कंट्री से वो कम हो जाएगा, तो इंडिया का नुकसान भी है एक तरीके से। लेकिन 2016 में ये देखा गया था बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आने लगा, तो सरकार ने क्या काम किया, पी नोट्स पर चेक लगा दिए थे और उसको इशू करने का जो जितना अमाउंट है उसे कम कर दिया था। एंड इसमें फिर यही इसका इम्पैक्ट देखा गया था कि हमारे कंट्री में जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो गया था। अब हमारी कंट्री भी ये चाहती है कि इन्वेस्टमेंट आए, इन्वेस्टमेंट आएगी तो यहाँ पर लोगों का बिजनेस जो भी चलेगा जैसे भी चलेगा उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी और इकोनॉमिक साइकिल चलती रहेगी। तो ब्लैंकेट बैन कर देना चीज़ों को, ये भी एक सॉल्यूशन नहीं होता। स्टूडेंट्स, आपको भी इन चीज़ों का थोड़ा सा सोच करके चलना है जब आप एग्जाम में लिखें, लेकिन चेक तो लगाना ही है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा इलीगल तरीके से आ रहा है। तो इलीगल एक्टिविटीज़ को ही रोक दिया जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा अपने आप ही कम हो जाएगा। इन शॉर्ट, हमें इलीगल एक्टिविटीज़ पर चेक लगाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बट रिसेंटली खैर ये 2021 की इफाई से 22 की ये खबर है पिछले साल की कि पी नोट से आने वाला जो पैसा है वो अब कंपैरेटिवली फिर से वापस से कम हुआ है। मेनी रीजंस आर देयर, इकोनॉमिक्स में इस टॉपिक को पढ़िएगा, ठीक है। तो पी नोट्स आपको समझ में आया, क्योंकि एनोनिमस होता है इसलिए इसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस होता है। अब देखो, सिर्फ ये इतना ही नहीं है, अब आने वाले समय में और आज के समय में अब नए नए तरीके हो गए हैं ट्रांजेक्शन्स करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी एक एग्जाम्पल है। अब कौन सी कंट्री में बैठा हुआ आदमी दूसरी कंट्री में पैसे भेज रहा है और फिर वहाँ से वो कुछ ऐसी चीज़ें, सर्विसेज जो हैं अवेल कर रहे हैं जो क्रिप्टो करेंसी को बेच करके इधर से उधर खरीदी जा रही है और बेची जा रही है। अब क्रिप्टो करेंसी पे तो अपनी कंट्री का लॉ भी इतना प्रॉपर अभी है नहीं, हमें अभी इस पर फोकस करना है, इस पर अभी बनना है, चीज़ें होनी है। तो ये भी अपने आप में एक कारण बन चुका है कि आज हमें नए नए तरीके के मनी लॉन्ड्रिंग के प्रोसेसेस दिख रहे हैं। क्रिप्टो करेंसी, नई नई तरीके की डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ करके मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है, ये टॉपिक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अलग से पढ़ेंगे। एक वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं स्मर्फिंग। स्मर्फिंग की डेफिनेशन एक्चुअली वही है जो मैंने आपको बताया, ब्रेकिंग डाउन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कैश इनटू स्मॉलर अनट्रेसेबल यूनिट्स, उसे हम कहते हैं स्मर्फिंग। क्लियर। स्मर्फिंग में स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल आपको देके समझाता हूं जो कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसे कहते हैं कुक्कू स्मर्फिंग। इसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर लोग हैं, ये इंडिया में है, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं और ये बिल्कुल जेन्युइन एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग करने का, जिसमें पैसा जो है क्या है इधर से उधर भी चला जाता है और लोग पकड़े भी नहीं जाते, और जब पकड़े जाते हैं तो इनोसेंट लोग पकड़े जाते हैं। देखो कैसे, ये इंडिया में फैमिली है, इन्होंने अपने इस प्यारे से क्यूट से लवली से बच्चे को बोला कि भाई तू बाहर जाकर पढ़ ले, ठीक है, तुम फॉरेन कंट्री में जाओ और फॉरेन कंट्री में जाकर के अपनी एजुकेशन लो। फॉरेन कंट्री में एजुकेशन लेने के लिए डेफिनेटली इन पेरेंट्स को क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर एजेंट को, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि सबको तरीके पता हो कि कैसे करेंसी का एक्सचेंज करना है। तो ऐसे बहुत से एजेंट्स होते हैं बीच में, जो एजेंट्स क्या बोलते हैं कि हमें पैसे दे दो, हम आपको ट्रांसफ़र करके उसका जो अमाउंट है वो भेज देंगे बच्चे को। तो ये लोगों के लिए भी आसान होता है कि वो इस एजेंट पे ट्रस्ट करके उसे कुछ अमाउंट ऑफ मनी देते हैं। ये किसी भी करेंसी में हो सकता है। पर ये लोग क्या काम करते हैं, ये लोग क्या काम करते हैं, इस पर्टिकुलर पैसे को बच्चे को भेजते ही नहीं, वो इस पैसे को एक्चुअली में एक ऐसे आदमी को भेज देते हैं जो पर्टिकुलर पर्सन जो है इलीगल एक्टिविटी कर रहा होता है। क्लियर। और इधर बैठा जो एजेंट होता है, वो एजेंट क्या काम करता है, इलीगल एक्टिविटी से आया हुआ जो पैसा होता है उस पैसे को वो बच्चे को भेज देते हैं। अब एक्चुअली में इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने गवर्नमेंट को ये दिखाया कि ये जो पर्टिकुलर आदमी है इसको तो पैसा आया इन लोगों से, और ये जो पर्टिकुलर बच्चा है इसको पैसा आया, मतलब जो है जो पैसा इस आदमी के पास है, एजेंट के पास है, इसने जो पैसा दिया वो इस बच्चे को गया। तो एजेंसीज को ऐसा लगता है, एजेंसीज को ये दिखाया जाता है कि ये पैसा यहाँ से यहाँ गया है, लेकिन एक्चुअली में वो पैसा जो है रीरूट कर रहा होता है। अब ये बच्चा तो इनोसेंट है, लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो और ये पर्टिकुलर डीलर जो जहाँ से पैसा इस एजेंट को आ रहा है ये पकड़ा जाएगा। अगर ये एजेंट पकड़ा जाएगा
तो फिर अब ये बच्चा भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस बच्चे को बोला जाएगा कि तुम्हें इस तरीके से इलीगल जो मनी जनरेट हो रहा था वो पैसा भेजा जा रहा है। ये बच्चा बोलेगा मेरे को तो पैसे माँ बाप भेज रहे थे, माँ बाप का पैसा तो कभी पहुंचा ही नहीं, क्योंकि ट्रांजेक्शन में बीच में इन्होंने रीरूटिंग कर रखी है पैसे की। तो ये बच्चा अपने आप को प्रूव करता रहेगा कि मैं इस पर्टिकुलर इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे पैसा पेरेंट्स ने भेजा, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी कुछ और होगी, क्योंकि ट्रांजेक्शंस अकाउंट्स वो वैसे होंगे जो इस तरीके के एजेंट की तरफ से होंगे। जब ट्रेसिंग होगी तो पकड़े जाएंगे। तो कुकू स्मर्फिंग में क्या होता है कि इनोसेंट लोगों को यहाँ पर इस तरीके से इसका पार्टिसिपेंट बना लिया जाता है और अवेयरनेस नहीं होती, एक ऐसा ट्रस्ट हो जाता है इन एजेंट्स के ऊपर जो ब्लाइंड हो जाता है और फिर ये क्या काम करते हैं, गलत काम करते हैं। तो आई होप ये समझ में आया आपको तरीका।